Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 10 में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गैस की द्रव में विलेयता और इसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था, गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव और दाब के प्रभाव का अध्ययन किया था हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेनरी के नियम की एक स्पेशल कंडीशन भी मैंने बताई और फिर हमने हेनरी के नियम पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आज हम बात करेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ये टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिकली है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखें, हमने एक पात्र में द्रव लिया और ये भर दिया। ठीक है, पात्र खुला है, एक खुले पात्र में हमने द्रव लिया तो खुले पात्र में द्रव को हम रख देंगे तो ये द्रव जो है धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। और द्रव का वाष्प में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? वाष्पन कहलाएगी या वाष्पीकरण कहलाएगी। और ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक चलती रहेगी जब तक इसमें द्रव भरा हुआ है, क्योंकि हमने पात्र खुला लिया है तो ये वाष्प के कण इस पात्र से बाहर चलते जाएंगे। ठीक है, इस पात्र से बाहर निकलते चले जाएंगे। हम इसको कमरे के ताप पर रख दें या फिर हम इसको गर्म करें, दोनों ही कंडीशन में द्रव के सतह के अणु जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो अणु द्रव से किस में बदलते जाएंगे? वाष्प में बदलते जाएंगे। और द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी प्रक्रिया को वापस रिपीट करता हूं जब हम इसको बंद पात्र में लेते हैं। कौन से पात्र में लेते हैं? बंद पात्र में द्रव को लेकर के हम इसको गर्म करें तो द्रव के सतह के अणु जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी ये अणु वाष्प में बदलेंगे। ये वाष्प इस रिक्त स्थान पर एकत्रित होती जाएगी और द्रव के अणुओं का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। जब ये द्रव के अणु पात्र की दीवार पर टकराएंगे या फिर इन अणुओं के बीच आपस में टक्कर होगी, टक्कर से हमेशा गतिज ऊर्जा के मान में कमी आती है और जब गतिज ऊर्जा के मान में कमी आएगी तो ये अणु वापस वाष्प अवस्था से किस में बदलने लगेंगे? द्रव में बदलने लगेंगे। और वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से द्रव के अणु किस में बदलने लग जाएंगे? वाष्प में बदलने लग जाएंगे। किस में बदलने लग जाएंगे? वाष्प में बदलने लग जाएंगे। और द्रव का वाष्प में बदलना हमने कहा क्या है? वाष्पन। जैसे अणुओं के बीच टक्कर होगी, टक्कर कहाँ कहाँ होगी? या तो अणु दीवारों के साथ टक्कर करेंगे, ये पात्र है इसकी दीवारों के साथ टक्कर करेंगे, या फिर अणुओं में परस्पर टक्कर होगी। और टक्कर होने से दोनों ही कंडीशन पे मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तो द्रव किस में बदल रहा था? वाष्प में। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये वाष्प वापस किस में बदलने लगेगी? वाष्प के अणु वापस बदलने लग जाएंगे किस में? द्रव में। और वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। अब देखें, प्रारंभिक कंडीशन पे हम कहेंगे प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में वाष्पन की दर ज्यादा होगी, वाष्पन की दर क्या होगी? उच्च होगी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय पास आउट होगा, समय के साथ वाष्पन की दर जो है वो तो कम होने लगेगी और वाष्पन की दर कम होने के साथ साथ संघनन की दर बढ़ने लग जाएगी। संघनन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिस पर मैं कहूंगा वाष्पन की दर बराबर हो जाएगी संघनन की दर के। वाष्पन की दर बराबर किसके आ जाएगी? संघनन की दर के बराबर आ जाएगी। और इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? साम्यावस्था कहेंगे। कौन सी स्थिति कहेंगे? साम्यावस्था। जब अगर की अभिक्रिया की दर पश्य अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है तो इस स्टेट को हमने क्या कहा है? साम्यावस्था की स्टेट का है। ठीक है, इस साम्यावस्था की स्थिति में इस वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर एक प्रेशर लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। इस दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वाष्प दाब की परिभाषा क्या आ गई? एक निश्चित ताप पर। कौन से ताप पर? एक निश्चित ताप पर द्रव के वाष्पित अणुओं द्वारा, एक निश्चित ताप पर कंडीशन क्या थी? साम्यावस्था की स्थिति में
साम्यावस्था की स्थिति में द्रव के वाष्पित अणुओं द्वारा, क्योंकि ये वाष्प किसकी बन रही है, द्रव की बन रही है, द्रव के वाष्पित अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। संतृप्त वाष्प दाब कह दें या हम इसको केवल वाष्प दाब कह दें। क्लियर हो गई बात। तो ये परिभाषा निकल के आई हमारे पास वाष्प दाब की। कंडीशन ध्यान रखना, साम्यावस्था की स्थिति में जो दाब लगेगा उसको ही हम वाष्प दाब कहेंगे। इससे पहले, साम्यावस्था से पहले जो वाष्प के अणुओं के द्वारा दाब लग रहा था उसको हम वाष्प दाब नहीं कहेंगे। एक निश्चित ताप पर कोई भी हम विलायक लेंगे तो उसका वाष्प दाब निश्चित होगा, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम पी नोट से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, पी नोट से। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे विलायक के वाष्प दाब के बाद विलयन के वाष्प दाब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विलयन के वाष्प दाब की बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। क्या टॉपिक लेंगे, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम शुद्ध द्रव, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हमने लिख दिया है पी नोट से। ध्यान रखना किससे लिखा हमने, पी नोट से। विलयन के वाष्प दाब को अभी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी एस से। ठीक है, वाष्प दाब की परिभाषा को हमने निर्धारित किया कौन सी कंडीशन पर, तो डियर स्टूडेंट्स हमने कहा था साम्यावस्था की स्थिति में जो हम दाब लगेगा उस साम्यावस्था की स्थिति के दाब को ही हम कहेंगे वाष्प दाब। कौन सा दाब कहेंगे, वाष्प दाब। क्लियर हो गई बात। अब हम लेते हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। नेक्स्ट टॉपिक द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, कौन सा टॉपिक लिया हमने, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, विलयनों का वाष्प दाब। देखें मैंने क्या कहा, हमने सबसे पहले शुद्ध विलायक लिया था। क्या लिया था, शुद्ध विलायक। क्या है इसमें, शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक। ठीक है, दूसरे सेम पात्र में मैंने लिया विलयन, और विलयन लिया समान जिसमें विलेय प्लस विलायक है, और ये लिया मैंने विलेय प्लस विलायक। और डियर स्टूडेंट्स ये इन दोनों की इनिशियल प्रारंभिक अवस्था आ गई। कौन सी अवस्था आ गई, प्रारंभिक अवस्था। हम पात्र को हम बात करें, बंद कर दिया हमने दोनों को, और बंद करने के बाद कुछ समय पश्चात हम देखें तो इस विलायक का वाष्प दाब यहाँ तक आ जाता है, और विलयन का जो विलयन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखें ये अंतिम स्टेट आ गई विलायक की, और ये स्टेट आ गई विलयन की। विलयन का वाष्पन थोड़ा सा कम हो रहा है, विलायक ज्यादा वाष्पित हो रहा है, विलयन कम वाष्पित हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो द्रव द्रव विलयन का मतलब है मेरे पास विलेय प्लस विलायक दोनों द्रव हैं। ठीक है, ये भी द्रव है, ये भी क्या है, द्रव है। लेकिन ये द्रव कैसा होता है, अवाष्पशील होता है। हमने कहा जब वाष्पन होगा तो वाष्पन होगा कहां से, सतह के अणुओं से। कौन से अणुओं का वाष्पन होगा, सतह के अणुओं का। इसमें सतह पर केवल शुद्ध विलायक के अणु हैं। सपोज कर लो सतह पर कितने अणु हैं, 100 के 100 अणु किसके हैं, शुद्ध विलायक के, जो पूर्णतः वाष्प में बदलेंगे। तो यहां जो वाष्प दाब लगेगा ये कितने अणुओं की वाष्प से लगेगा, 100 अणुओं के द्वारा लगेगा। यहां भी विलयन के 100 अणु हैं, लेकिन मैंने कहा 80 अणु विलायक के हैं और 20 अणु सपोज कर लिया विलेय के हैं। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि 80 अणु तो वाष्प में बदलेंगे, विलायक तो वाष्प में बदलेगा, लेकिन विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, या फिर मैं कह सकता हूं अल्प वाष्पशील है। तो विलेय के कण वाष्प में नहीं बदलेंगे या कम मात्रा में बदलेंगे। तो विलयन जो है
इस विलयन में वाष्पित अणुओं की संख्या कम होती है। वाष्पित अणुओं की संख्या जो होगी ये क्या रहती है, कम रहती है। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। तो विलयन का जो वाष्प दाब लगेगा ये मैंने लिया PS। विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा और विलायक का वाष्प दाब जब ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होगा और मैं कह सकता हूं P0 की वैल्यू ज्यादा होगी PS से। इसका तात्पर्य मैं ये कह सकता हूं शुद्ध विलायक जो है इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया और अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब के मान में क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। इस वाष्प दाब में कमी को हम लिखते हैं वाष्प दाब अवनमन। और आपसे पूछ लिया जाए कमी कितनी हुई तो शुद्ध विलायक के लिए वैल्यू क्या थी P0 और अब कितनी हो गई विलयन के लिए PS। तो अवनमन कितना हो गया P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। क्लियर हो गई बात। वापस देखें, हमने कहा द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो मैंने कहा जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें तो इस कंडीशन से वाष्पित विलयन में वाष्पित अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम रहेगा और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक रहेगा। अतः मैं कह सकता हूं कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। विलायक का वाष्प दाब हमने लिया था P0 से, विलयन का वाष्प दाब हमने लिखा PS से। तो कमी यानी अवनमन कितना हो गया तो मैं कहूंगा P0 माइनस PS। यहीं पे एक डेफिनेशन और बता दूं मैं कि हमसे पूछेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है किसके सापेक्ष, आपेक्षिक अवनमन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, शुद्ध विलायक के अकॉर्डिंग हो रहा है। तब मैं कहूंगा वाष्प दाब में जो अवनमन हो रहा था इसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दो, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। डेफिनेशन बन गई, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो अनुपात है, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर हो गई बात। अब डियर स्टूडेंट्स, वाष्प दाब अवनमन या विलयनों के वाष्प दाब के आधार पर राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम व्यक्त किया, जिस नियम को हम कहते हैं राउल्ट का नियम या राउले का नियम। ठीक है, तो अब हम यहां पर वाष्प दाब के आधार पर पढ़ेंगे राउले का नियम। ठीक है, किसका नियम, ये राउल्ट भी कहा जाता है, इसको राउल्ट भी कह दिया जाता है या राउले भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम है, राउल्ट का नियम या फिर राउले का नियम। ठीक, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया, ये नियम हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए और दूसरा हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। तो मैं पहले ले रहा हूं वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउले का नियम, राउले का नियम। ठीक है, इसमें विलेय हमने कैसा लिया है, वाष्पशील। दूसरा हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउले का नियम। ठीक है, दो तरीके से पढ़ेंगे हम। एक हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए और दूसरा हम पढ़ेंगे
अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के विलयनों में वाष्प दाब जो आएगा वो दोनों अवयवों से आएगा, क्योंकि विलेय प्लस विलायक दो अवयव हैं मेरे पास। ये विलायक तो हमेशा वाष्पशील होता है, लेकिन विलेय भी हमने कैसा लिया है डियर स्टूडेंट्स, वाष्पशील लिया है। तो मैं कहूंगा ऐसे विलयनों का वाष्प दाब दोनों अवयवों पर निर्भर करेगा, दोनों अवयवों के वाष्प दाब से या दोनों अवयवों से निर्धारित होगा। ठीक है, किस किस से, विलेय से भी और विलायक से भी। ठीक है, अब मैंने कहा, इसने क्या कहा, इसमें नियम दिया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो मैंने कहा विलायक अधिक मात्रा का है, इसको मैंने मान लिया B, विलेय को मान लिया मैंने A, तो इस विलेय का वाष्प दाब जो आएगा, ये मैंने सपोज किया आंशिक वाष्प दाब विलेय का A है और B का आंशिक वाष्प दाब सपोज किया है PB है। इसके मोल भिन्न A और इसके मोल भिन्न B है। काई A और काई B दोनों के मोल भिन्न है, तो A का आंशिक वाष्प दाब इसके खुद के मोल भिन्न के समानुपाती और B का आंशिक दाब इसके खुद के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो यहां आ गया PA बराबर क्या बन गया, P नोट A मोल भिन्न A, और यहां बन गया PB बराबर P नोट B मोल भिन्न B। अब पूछ लिया जाए ये P नोट A और P नोट B क्या है, तब मैं कहूंगा ये हमेशा शुद्ध अवस्था के दाब को बता रहे थे। शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है किस किस के, A व B के। P नोट A का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, P नोट B का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। अब मैं कह दूं PS क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब PA प्लस PB के बराबर होगा। तो PS की वैल्यू P नोट A मोल भिन्न A प्लस P नोट B मोल भिन्न B के बराबर आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसमें कई बार चेंज करता है ऑप्शन को और फिर हमसे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता है। तो देखें, सबसे पहले तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग द्रव द्रव विलयनों में क्या आया, वाष्पशील विलेय युक्त के लिए हमने क्या कहा, वाष्पशील विलेय है तो विलयन का वाष्प दाब दोनों पर डिपेंड करेगा, विलेय पर भी और विलायक पर भी। फिर राउल्ट ने क्या कहा कि विलेय का वाष्प दाब इसकी मोल भिन्न के समानुपाती और विलायक का वाष्प दाब इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो राउल्ट ने क्या कहा, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो A का मोल भिन्न मोल A का मोल भिन्न और B का मोल भिन्न काई B है, तो A का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती, B का आंशिक दाब खुद की मोल भिन्न के समानुपाती। P नोट A और P नोट B क्या आ गए, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब आ गए। अब विलयन का वाष्प दाब दोनों के बराबर आएगा, PA प्लस PB के बराबर, तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि कुल मोल भिन्न किसी भी विलयन के लिए क्या होती है, काई A प्लस काई B की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो काई A बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस काई B। इसलिए मैं कह दूंगा PS बराबर P नोट A, काई A की जगह लिख दिया 1 माइनस काई B प्लस P नोट B काई B। इसको सोल्व कर दीजिए, देखो एक नई इक्वेशन आएगी।
पी एस बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। इसको रेगुलर अरेंज कर दो, पहले प्लस वाली वैल्यू को और फिर माइनस वाली को। तो पी एस बराबर पी नोट ए प्लस पी नोट बी मोल बिन बी माइनस पी नोट ए मोल बिन बी। इन दोनों में से मोल बिन बी को कॉमन ले सकता हूं, तो पी एस बराबर पी नोट ए प्लस मोल बिन बी कॉमन आ गई, क्या आ गया, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये इस नियम का दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ये सभी राउल्ट के नियम की इक्वेशन है। किसके नियम की इक्वेशन है? राउल्ट के नियम की इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसके लिए ग्राफ क्या आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि एक निश्चित ताप पर हमारे पास ए और बी के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब पी नोट ए और पी नोट बी हैं, पी नोट ए और पी नोट बी हैं, तब मैं कहूंगा कि हमारे पास आरेख क्या होंगे। तो आरेख हम बनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा एक अक्ष पर मैंने मोल बिन लिए, ये लो, दूसरे अक्ष पर इस पर मैं मोल बिन ले रहा हूं, मोल बिन। यहां मोल बिन ए की वैल्यू 1, तो ए शुद्ध अवस्था में है, ये पी नोट ए हो गया। ठीक है, ए विलेय लिया है मैंने, तो विलेय का मात्रा हमेशा थोड़ी कम होती है, तो ये पी नोट ए। और यहाँ पे मोल बिन बी की वैल्यू क्या रहेगी? 0। इस अक्ष पर मैंने यहां लिया मोल बिन बी की वैल्यू 1 है, तो मोल बिन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां पर जो वाष्प दाब होगा, इस अक्ष पे हमने निर्धारित किया है किसको? वाष्प दाब को। बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा पी नोट बी। ठीक है, जैसे जैसे ए का मोल बिन कम होगा और बी का मोल बिन बढ़ेगा, वैसे वैसे ए का वाष्प दाब कम होता जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और मैं यहां कह दूंगा पी ए बराबर पी नोट ए मोल बिन ए के बराबर होगा। यहां जैसे बी है, बी शुद्ध अवस्था में है, मैं इधर आऊंगा तो बी के मोल बिन कम होते जाएंगे और ए के मोल बिन बढ़ते जाएंगे, तो बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कम होता जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। या मैं कह दूंगा पी बी की वैल्यू आ जाएगी पी नोट बी मोल बिन बी के बराबर। दोनों को मिला दिया जाए तो यहां पी एस आ गया पी ए प्लस पी बी के बराबर, या मैं कह दूं पी नोट ए मोल बिन ए प्लस पी नोट बी मोल बिन बी के बराबर। ये आरेख आएगा राउल्ट के नियम का। ठीक है, कौन से नियम का? राउल्ट के नियम का। राउल्ट के नियम का पहला प्रारूप कंप्लीट हुआ। द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट के नियम में हमने पहला पॉइंट लिया, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, कौन से विलयनों के लिए? वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए क्या हुआ। तो मैंने आपसे कहा सेकंड पॉइंट आया हमारे पास, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब, विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, राउले का नियम। अब देखो मेरे पास क्या है, दो अवयव हैं, विलेय प्लस विलायक, और ये दोनों मिलकर के किसका निर्धारण कर रहे हैं? विलयन का। विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। अवाष्पशील है तो इसके वाष्प नहीं बनेंगे, तो विलयन के वाष्प दाब में इसका कोई रोल नहीं है। विलयन का वाष्प दाब किस पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल सही बात है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा? बराबर, या विलायक के वाष्प दाब के मैं कह दूं समानुपाती होगा। विलायक का वाष्प दाब P विलायक से लिख देता हूं, तो विलयन का वाष्प दाब PS समानुपाती हो गया P विलायक, और PS बराबर हो गया P नोट इंटू P विलायक। P विलायक किसके बराबर होगा? क्योंकि विलायक का वाष्प दाब है
तो विलायक का वाष्पदाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, इसलिए मैं यहां लिखूंगा विलायक के वाष्पदाब की जगह विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती। क्लियर? तो ये हो गया मोल भिन्न किसका? विलायक का, और मेरे पास आ गया मोल भिन्न विलायक। क्लियर हो गई बात? किसके समानुपाती आ गया? मोल भिन्न विलायक। ये आ गया राउल्ट का सेकंड लॉ। अब देखो मोल भिन्न विलेय प्लस मोल भिन्न विलायक, ए और बी से भी कर सकता हूं मैं, विलेय को ए विलायक को बी मानते हुए भी, और ये बराबर आ गया 1। तो मोल भिन्न विलायक बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? विलायक बराबर हो जाएगा 1 माइनस मोल भिन्न विलेय। 1 माइनस क्या हो जाएगा? मोल भिन्न विलेय। ठीक है ना? 1 माइनस मोल भिन्न विलेय। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया राउल्ट का सेकंड लॉ। इसको हम दोबारा से भी एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।